मेरे साथ स्मृति ईरानी इस समय केंद्रीय मंत्री जुड़ गई है। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि स्मृति जी की वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल का बजट बताया है, आपने भी इसी तरह का बयान दिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है ये खास लोगों के लिए, खास लोगों द्वारा खास तरह का बजट बनाया गया है, यानी टू बी प्रिसाइज कि मित्रों के लिए बजट बनाया गया है। मैं अभिनंदन करती हूँ अमीश जी कि आज आपने देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को मोदी का मित्र कहा, जिनको 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय करके भारत सरकार अनाज पहुंचाने वाली है और यह अनाज उन्हें गत 2 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज पीएम आवास योजना में 66% का इजाफा हुआ है। आपने हर गरीब को जिसको घर मिला उसको मोदी का मित्र बनाया है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार इस देश में टॉयलेट मिला और हर परिवार में अगर आप 4 भी अगर सदस्य गिने तो लगभग 40 करोड़ मोदी जी के दोस्त तो आपने आज अपने इस कार्यक्रम में ही गिनवा दिए। तो हर गरीब को, हर मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी को आपने मोदी का मित्र घोषित किया, इसके लिए मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी, लेकिन देखिए विपक्ष का तंज था, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गई। लेकिन एक सवाल बनता है, क्योंकि एक सवाल ये बनता है कि अमीश जी, जी आज अगर विपक्ष प्रफुल्लित होती तो ये इस बात का संकेत होता कि वित्त मंत्री जी के बजट में कुछ ऐसा है जिस पर हमें चिंता करनी चाहिए। विपक्ष मुंह फुलाए बैठी है तो ये इस बात का संकेत है कि जनता के लिए, विशेषतः गरीब के लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार की सौगात देश ने स्वीकार की है, देश ने मान्य की है। लेकिन जिस तरह से एक सिर्फ कांग्रेस नहीं, समूचा विपक्ष बार बार महंगाई की बात करता है और कहता है महंगाई को लेकर सरकार चिंता क्यों नहीं करती, महंगाई को लेकर लोगों को राहत क्यों नहीं दी गई। और इनकम टैक्स स्लैब्स में भी जो एक चेंज किया गया है उसमें ये एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें जो लोग सेव करते थे पैसा, जो लोग हाउसिंग लोन लेते थे, घर बनाते थे, जो एसेट क्रिएशन होता था, वो इससे समाप्त हो जाएगा जो नई रिजीम आएगी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में निश्चित रूप से लोगों को ये ऑप्शन दिया है वो किस रेजिम का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन आज अगर विपक्ष कहता है कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज देना उनको सशक्त करने लायक काम नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को नेशनल प्रायोरिटीज पर चिंतन करना चाहिए और फिर चर्चा अपनी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर विपक्ष आज ये कहता है कि 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड जो आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो देश के गरीब और आम किसान और छोटे किसान विशेषता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृषि की दृष्टि से विपक्ष को आत्ममंथन निश्चित रूप से करना चाहिए। विपक्ष भी इस बात को नकार नहीं सकता कि आज के वित्तीय प्रस्तुतिकरण में भारत सरकार का संकल्प, चाहे वो जनजातीय समुदाय के लिए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे नौजवानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो, चाहे वो 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस को कोलोकेट करने की बात हो, उनको कंस्ट्रक्ट करने की बात हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट एलोकेशन को सबसे हाईएस्ट एलोकेशन एवर इस बजट में प्रस्तुत करने का काम हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% का जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उसकी बात हो। अगर विपक्ष परेशान है कि राष्ट्र नवनिर्माण के इस राह पर चल पड़ा है, कि मध्यम वर्गीय परिवार प्रफुल्लित हैं, गरीब संरक्षित हैं, तो कहीं आत्ममंथन की विपक्ष को जरूरत है। राहुल गांधी जी का बयान है कि मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। इसी के इर्द गिर्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है। इसी के इर्द गिर्द ही तो खड़गे जी बोलेंगे, उनकी तो विवशता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौजवानों की बात करते हैं उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि स्किल्स मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, फिशरीज मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि पहुंचाई तब क्यों नहीं गई जब उनकी सरकार थी, 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता क्यों नहीं था और वो खाता पहली बार तब क्यों खुला जब मोदी की सरकार बनी,
27 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में गया है। शायद ये उन लोगों को पता नहीं है जो राजनीतिक अध्ययन कम रखते हैं। जी, एक बड़ा वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का मिडिल क्लास, और अभी से नहीं काफी समय से रहा है, और आप खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आती है, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है, क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास जो कि अपने व्हाइट कॉलर को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आप जान रही है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में एक राइज हुआ है, भारत पे भी उसका जरूर असर आया है, क्या आपको लगता है कि उससे निजात दिलाने के लिए ये बजट संपूर्ण है? क्योंकि वो एक बड़ी चिंता की बात है मिडिल क्लास के लिए स्मृति जी, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, पूरा करें, मैं बता दूं। मेरा सवाल यही है। अमीश जी बोले। जी, मैंने सवाल पूछा क्योंकि आप खुद मिडिल क्लास से परिवार। 2-3 चीजें अमीश जी। जी, अगर आप कांग्रेस के एरा की बात करें तो जो जीएसटी जब नहीं था तो 2 छोटी सी मिडिल क्लास की आप बात करें, लेकिन ये जो 2 वस्तुएं मैं गिनाने वाली हूं वो हर क्लास के व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत में उसकी जरूरत का सामान बनते हैं। एक है साबुन, एक है टूथपेस्ट और एक है हेयर ऑयल। अगर आप सिर्फ हेयर ऑयल देखें और साबुन और टूथपेस्ट देखें तो जीएसटी से पहले 27% का टैक्स मिडिल क्लास के लोग भरते थे। गरीब भी भरता था, अमीर भी भरते थे, लेकिन मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी बॉडी है वो 27% टैक्स भरती थी। आज वहां पर 18% है। अगर आप मिडिल क्लास में बच्चे के लिए एजुकेशन का लोन लेना है, 20 सालों के टेन्योर का लोन लेना है, तो इस सरकार के आने के बाद ईएमआई में 20,000 रुपए की बचत उसकी हुई है। डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है हिंदुस्तान को विश्व का। अगर आप डायबिटीज की ही दवा का आप खर्चा ले लीजिए तो डायबिटीज की दवा का जो खर्चा है वो 80% घटा है जन औषधि केंद्र में। पैरासीटामोल जो 50 रुपए की बाहर मिलती थी वो जन औषधि केंद्र में 10 रुपए की मिलती है। और जन औषधि केंद्र में कौन जाता है? खड़गे जी नहीं जाते। 1 रुपए का सैनिटरी पैड मिलता है जन औषधि केंद्र में, वहां पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाते हैं। डायलिसिस की बात ले लीजिए, देश में आज 1324 डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं 620 से ज्यादा जिलों में। डायलिसिस अगर आप बाहर की किसी सेंटर में कराएं तो 2000 रुपए से ज्यादा होता है, और आप भारत सरकार की डायलिसिस सेंटर पे करें तो वो 1000 से 1100 रुपए का होता है। तो अगर मिडिल क्लास गृहिणी का आप मुझे कह रहे हैं तो मैं तो एक एक चीज गिनने बैठ जाऊंगी। लेकिन मेरा फिर एक सवाल ये, और फिर वो हिसाब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जो लाल और हरी मिर्च के बीच का फर्क नहीं जानते। जी, लेकिन देखिए इस समय मैं लाल और हरी मिर्च की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं नौकरी की बात जरूर करूंगा, क्योंकि शशि थरूर ने कहा कि लोगों को मुफ्त अनाज इसलिए बांटना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 9 सालों में जॉब क्रिएशन कराई नहीं है, इसलिए मुफ्त राशन की रेवड़ी दे रहे हैं। मैं अमीश जी छोटा सा मिडिल क्लास का क्योंकि आपने उल्लेख किया, मुद्रा योजना के आंकड़े निकाल लीजिए। अब मुद्रा योजना तो ऐसी योजना है जिसमें आप अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए बैंक से पैसा लेते हैं और फिर अगर आपका व्यवसाय ढंग से बढ़ चलता है तो आप वो पैसा बैंक को वापस करते हैं। एक महिला के नाते आज मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि 32 करोड़ से ज्यादा जो मुद्रा लोन है उसमें 70% जो लाभार्थी हो महिलाएं। लेकिन अगर आप उसे मिडिल क्लास के लेंस से देखें तो 12 करोड़ बेनिफिशियरीज मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स हैं। जी, तो आपको ये लगता है कि मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर बैंक से पैसा इसलिए ले रहे हैं ताकि उनको व्यवसाय नहीं करना? लेकिन दूसरा जी जो सवाल मैंने पूछा, कौन जाता है करने? ईपीएफ कौन करने जाता है? मिडिल क्लास जाता है ना। 27 करोड़ अब ईपीएफओ में लोगों का आना, डबल होना वो राशि अपने आप में इस बात का सिर्फ संकेत नहीं है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन के हैं वो लोग इसमें आ रहे हैं। एक छोटा सा अंतिम एक बिंदु अमीश जी, मिडिल क्लास आज अब शहरी इलाके में रहता है तो वो क्या सुविधा चाहता है? कितने शहरों में आज चर्चा होती है और कहते हैं हमें मेट्रो चाहिए, होती है कि नहीं होती? जब थरूर साहब को मेरा विशेष आग्रह आप ये पहुंचा दे आंकड़ा, जब उनकी सरकार थी जी तो 2014 तक 5 शहरों के लिए वो उन लोगों ने सिर्फ 34,000 करोड़ रुपया दिया कि मेट्रो चलाइए। आज मोदी सरकार में 20 राज्यों में
मेट्रो की सुविधा बन रही है और 1,27,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया है। अगर आप शहर में किसी मध्यम वर्गीय परिवार से कहें तो कहें भैया कचरा उठाने की क्या व्यवस्था है, मेरी सीवर लाइन साफ करने की क्या व्यवस्था है, तो मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहती हूं कि जब उनकी केंद्र की सरकार थी तो अर्बन लोकल बॉडी की व्यवस्था के लिए सुअर गटर ये सब काम करने के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया भेजा था अर्बन लोकल बॉडीज को, और 2014 से लेकर 22 तक मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपया भेजा है। और अमीश जी, ये तो सिर्फ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भेजा है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अगर आप अभिभाषण सुनते तो आपको ध्यान में आता कि 27 लाख करोड़ रुपया सीधा भारत की तिजोरी से भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में गया है। जब 27 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में जाएगा जी। तो विपक्ष को तो परेशानी होगी। लेकिन मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बड़ी सारे सवाल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है जॉब क्रिएशन को लेकर जो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के शासन को, मोदी गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? क्योंकि लगातार ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीश जी, 4 चीजें जी, 4 चीजें अमीश जी। एक छोटी बात लेकिन उसका बड़ा इम्पैक्ट है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस को 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ को-लोकेट करेंगे। वो कॉलेजेस निर्माण करने में भी जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस को संचालित करने में जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस में जो पढ़ने जाएंगे अधिकतर लड़कियां होंगी और उनके लिए भी नौकरी का संचार होगा। ऑफटेक बहुत है आज केयर इकोनॉमी में। दूसरी बात, कैपिटल जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का आज बजट अनाउंसमेंट हुआ उसमें 33% का इजाफा हुआ। 10 लाख करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट होगा तो अगर आप सड़क निर्माण की बात करें, डैम्स के निर्माण की बात करें, आप एयरपोर्ट की ही बात ले लीजिए। 1947 से लेकर 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में और 2014 से लेकर 2022 तक 74 एयरपोर्ट और बने। आज 50 ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं निर्मला सीतारमण जी ने की है। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, नौकरी और भी तो संचारित होंगी। लेकिन दोबारा आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं मुद्रा और ईपीएफओ के नंबर्स पर, उसको तो विपक्ष झुटला नहीं सकता। जी स्मृति जी, आपने अपना समय दिया आज, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। अमीश जी, मैं इतना ही कहूंगी। जी बोलिए स्मृति जी। आज 1 मिनट आपका ले रही हूँ। आपकी एक महिला रिपोर्टर है फराह खान, आशा करती हूँ एक दिन उसको भी बाइट दूंगी। लेकिन आज महिला के सम्मान में जो बजट की नई व्यवस्था निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत की है, मेरा तो आह्वान है राष्ट्र की हर महिला से कि जब ये आएगा इंस्ट्रूमेंट, प्लीज अपने लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए और अपनी बेटियों के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में निश्चित रूप से सेव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सिटीजन की बेटी होने के नाते सीनियर सिटीजन्स को जो रियायत दी उसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM